Hello friends, welcome to Danlo. How are you? I hope you are good. So today we are going to discuss chapter second of IPC बेयर एक्ट के बारे में, जो कि सेक्शन 6 से लेकर 52A तक बात करता है. सो व्हाट इज़ जनरल एक्सप्लेनेशन. सो बेसिकली यहाँ पे बातें जो की गई कि जनरल एक्सप्लेनेशन बात करता है कि कौन सा चीज़ क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, या हर चीज़ के मीनिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है. सो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, आप पेशेंस रखिएगा. 6 से लेकर 52A तक हम आपको रिवाइज करवाने वाले हैं यहाँ पे. सो सेक्शन 6 बात करता है डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस. अब यहाँ पे बात करता है जो एक्सेप्शंस जो प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर, उसके बारे में बात करता है और उसकी डेफिनेशन के बारे में. तो थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजन and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Through those exceptions are not repeated in such definition penal provision. A. The section in this code which contains definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses, but the definition are to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be an offense which is done by an act under the 7 years of age. अब जैसे कि यहाँ पे बात किया गया जनरल एक्सेप्शंस के बारे में. अब जनरल एक्सेप्शंस क्या होता है? अब जैसे कोई चाइल्ड है बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज है, ओके, ये डॉली इन कैपेक्स है, और बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज वो भी डॉली कैपेक्स है, डॉली इन कैपेक्स है. ये मैटर ऑफ फैक्ट है, उसको देखा जाता है कि वो कैपेक्स है या इन कैपेक्स है. लेकिन यहाँ पे ये अगर किसी को मारता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे सामने वाले की डेथ हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ऑफेंस है. पर ये नहीं कह सकते कि ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है हमारे आईपीसी के अंदर. ओके, तो इसको समझना है. अब पुलिस ऑफिसर वाले में बोला गया, A police officer without warrant apprehend Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, okay, for he was bound by law. अब ए को यहाँ पे ये नहीं ठहराया जा सकता कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, कि उसको एक तरीके से एक स्पेस के अंदर उसको कन्फाइन करके रख लिया गया है, बंद करके रख लिया गया है, क्योंकि वो बॉन्ड है बाय लॉ. ओके, तो ये समझ में आ गया, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस है. ऑफेंस तो होता ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आईपीसी में एक जनरल एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया. सेक्शन 6 खत्म हो गया. अब आते हैं सेक्शन 7. सेक्शन 7 बात करता है sense of expression once explained. अब sense of expression once explained, every expression in which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. मतलब ये conformity with the explanation के बारे में बात करता है यहाँ पे. ओके, सेक्शन 8 बात करता है जेंडर के बारे में. जेंडर यहाँ पे बात किया है, जेंडर द प्रोनाउन he and its derivatives are used of any person वेदर मेल और फीमेल. अब जेंडर ही का यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है. आईपीसी के अंदर याद रखिएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए है. यहाँ पे ही का मतलब ये नहीं होता है कि वो मेल ही होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे किया गया है. सेक्शन 9 बात करता है नंबर के बारे में. अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स द प्लूरल नंबर एंड द वर्ड इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर. ओके, अब यहाँ पे अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया, मतलब जब तक सामने वाले की सिचुएशन उससे अपोजिट ना हो. ओके, जब तक सामने वाले की सिचुएशन अपोजिट ना हो, सो वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर जो कि इंक्लूड करता है प्लूरल नंबर, एंड द वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर. ओके, आप इसको याद रखिएगा. 9 में नंबर को बताया, 10 में मैन को बताया. मैन मतलब woman, the word man denotes a male human being of any age and the word woman denotes female human being of any age. तो मैन में मेल और फीमेल मीन्स woman और मैन दोनों आ गया. 11 पर्सन को बताता है, 10 मैन को 11 पर्सन को बताता है. द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स कंपनी हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकता है, वेदर कॉर्पोरेटेड और नॉट, ये बात की बात है. पर पहले ये कंपनी भी हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, या बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है. आई थिंक 11 में पर्सन को डिफाइन किया सेक्शन 11 आईपीसी में. सेक्शन 12 आते हैं. सेक्शन 12 बात करता है पब्लिक का. द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी. पब्लिक यहाँ पे जो बात किया गया पब्लिक का, कि वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी, किसी भी क्लास का पब्लिक और कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है. सेक्शन 12. सेक्शन 13 को रिपील कर दिया गया है, याद रखिएगा. सेक्शन 13 रिपील है.
सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात किया गया, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट continued appointed or employed in India by under the authority of government। under the authority of government में कोई सर्वेंट कंटिन्यूड है, अपॉइंट किया गया उसे, या फिर एम्प्लॉयड है इंडिया में, तो उसको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। ये सेक्शन 14 बात किया है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को, इतना याद रखिए। सेक्शन 15 और सेक्शन 16 दोनों रिपील कर दिया गया है। ब्रिटिश इंडिया की बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों रिपील कर दिया गया डेफिनेशन। सो सेक्शन 17 गवर्नमेंट की बात करता है, सेक्शन 17 गवर्नमेंट की बात करता है। सेक्शन 17 में बात कर रहा है द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो सेक्शन 17 जो आईपीसी का है वो गवर्नमेंट की बात करता है, याद रखिएगा। सेक्शन 17 गवर्नमेंट की बात करता है। सेक्शन 18 बात करता है इंडिया की, इंडिया। सो इंडिया मीन्स द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में जो रिकग्निशन एक्ट आई थी इसके बाद। सो 18 में इंडिया मीन्स टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, 18 इंडिया की बात करता है। 19 में जज की बात करता है। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। अब जज का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एडीजे है या कोई मैजिस्ट्रेट है वही केवल जज हो सकता है। जज वो भी हो सकता है जिसको कोई टास्क असाइन किया गया है गवर्नमेंट के साइड से उसको एज अ जज करने के लिए। जैसे यहाँ पे है कोई कलेक्टर है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है अपने जुरिडिक्शन की इन द सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज हो सकता है। या कोई मैजिस्ट्रेट है जो एक्सरसाइज कर रहा है अपने जुरिडिक्शन को इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज अ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजमेंट। तो जिसको जो चीज सौंपा गया है वो भी जज हो सकता है। यहाँ पे जज केवल यहाँ पे एडीजी या फिर कोई मैजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल जो रियल में हम जिनको जज मानते हैं वो जज ही केवल नहीं यहाँ पे होंगे। सो यहाँ पे हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, ओके, सिविल और क्रिमिनल definitive judgment, okay, or a judgment which if not appealed against or would be a definitive or judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। so or who is one of the body of persons। so कोई भी जज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जिसको एक एम्पावर्ड किया गया कानूनी तौर पे, जिसको सौंपा गया कोई टास्क, वो शायद सिविल क्रिमिनल किसी चीज़ में भी, तो उसको कोई जजमेंट किसी को दे सकता है या कोई चीज़ को एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको जज माना जाएगा। जो यूपीएससी के थ्रू भी जो जाते हैं रिक्रूट होकर उनको भी कोई टास्क असाइन किया जाता है तो वो भी वहाँ पे जज होते हैं अगर कोई चीज़ असाइन करती है तो गवर्नमेंट। ओके, सेक्शन 19 जज को डिफाइन किया है। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली alone or body of judges which is empowered by law to act judicially as a body। so when such judge or body of a judges is acting judicially, so court of justice उसी के बारे में बात करता है। section 20 I think this is clear that like a panchayat acting under a regulation 7/1816 of the Madras court having a power to try and determine suits in a court of justice। okay, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन में बताया गया है। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट का बात करता है। यहाँ पे बहुत पॉइंट्स है। इसके जो फर्स्ट प्रोविजन है वो फर्स्ट वाले में उसको रिपील कर दिया गया। सेकंड में बोला है एवरी कमिश्नर ऑफिस इन द मिलिट्री, चाहे तो नेवल है या एयरफोर्स में, वो सारा ये क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। थर्ड में बोला है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एनी मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एडजुडिकेटरी फंक्शन जो करता है वो भी जज मतलब पब्लिक सर्वेंट होता है। सेक्शन 21 में फोर्थ में बोला है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर है, कोई रिसीवर है, कोई कमिश्नर है, हुज ड्यूटी इज एज अ सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी मैटर। समझ गए ना? तो ये सारे पब्लिक सर्वेंट के अंदर आता है। टाइम बहुत कम है यहाँ पे, अगर मैं पूरे एक एक सेक्शन को यहाँ पे रिवीजन करवाने वाला हूँ। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट की बात करता है और यहाँ पे 11 पॉइंट्स बताए गए। ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। जैसे एवरी पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू place or keep any person in confinement, every officer of government whose duty it is as a such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders। so section 21 जो है वो बात करता है किस चीज का? section 21 बात करता है पब्लिक सर्वेंट का। section 21 बात करता है पब्लिक सर्वेंट का, आपको याद रखना है। section 21 पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। section 22 एंड 23, section 22 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड corporeal property of every description except
कौन सी प्रॉपर्टी? लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया जो कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होता है। जो अगर अर्थ से कोई भी चीज, अगर प्रॉपर्टी जो इंक्लूड है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, चाहे तो वो परमानेंटली हो या फिर अटैच है अर्थ से, या कोई लैंड हो, तो ये सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, याद रखना। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ लेना आप। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 22 जो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 23 बात करता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। अब रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? रॉन्गफुल गेन वो चीज होता है जो गेन आपको हुआ है वो इलीगल तरीके से हुआ है, और जो रॉन्गफुल लॉस जो हुआ है वो आपको, वो जो लॉस हुआ है वो आपकी इलीगल तरीके से हुआ है, आपकी गलती वहां पे नहीं थी। ठीक है, तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस समझ गए। सो रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। जो गेन किए वो लीगली इंटाइटल्ड आप नहीं थे उसके लिए। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स की बात यहाँ पे की है। लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स किसी और की गलती की वजह से आपका लॉस हो गया। ओके, तो ये लगता है आपको पता चल गया। मान लीजिए घर है आपका और उस पर कब्जा कर लेता है कोई, तो उस प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट या रेंट कमाता है, तो वहां पे क्या है कि लॉन्गफुल लॉस आपका हो रहा है, सामने वाला का रॉन्गफुल गेन हो रहा है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो आप। सेक्शन 23 बात करता है रॉन्गफुल गेन का, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। ओके, सेक्शन 24 बात करता है डिसऑनेस्टली का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसऑनेस्टली। अब डिसऑनेस्टली क्या होता है? हुएवर डज एनीथिंग विद इंटेंशन टू कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। अब अभी तो बात किए थे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की, तो कोई भी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस करता है, वो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस उस तरीके से करता है, मतलब अपनी प्रॉफिट कमा रहा है इलीगल तरीके से और किसी का नुकसान हो रहा है वो भी इलीगल है, तो वो कहीं ना कहीं इंटेंशन के साथ हो रहा है। तो इंटेंशन के साथ हो रहा है, डिसीटफुल वे में हो रहा है, तो ये डिसऑनेस्टली कर रहा है। फ्रॉडुलेंटली होता है पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अब किसी सामने वाले को डिफ्रॉड कर रहा है तो ये फ्रॉडुलेंटली हो गया। रीजन टू बिलीव, और रीजन टू बिलीव क्या कर रहा है? पर्सन इज सेड टू हैव अ रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अब रीजन टू बिलीव जैसे कि ए जो बंदा है, ए क्या करता है? ए डील करता है, ए डील इन गोल्ड और डायमंड में डील करता है। अब ए ने बी को कहा कि ये डायमंड जो है 25 ग्राम की है और इसको तुम खरीद लो 1000 रुपए में, तो ये तो रीजन टू बिलीव है। अब 35,000 का फोन आपको कोई 2000 रुपये में देगा, तो ये तो रीजन टू बिलीव है। तो ऐसा चीज है कि कोई ऐसे कुछ देता है तो रीजन टू बिलीव इसको करते हैं। 27 में प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। कोई भी प्रॉपर्टी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पोजीशन में है तो वो प्रॉपर्टी आपकी होगी, उसकी नहीं होगी। वाइफ, क्लर्क के पोजीशन में होने से वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं चला जाएगा। तो सेक्शन 27 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ा था हमने, उसमें इसकी डिस्कशन कई बार हुआ था। प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के बारे में वहां पे पढ़े थे हम। सो अभी आगे सेक्शन 27 इसकी बात करता है। सेक्शन 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट पे होता है, तो वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उसी के पास होता है, जिसका प्रॉपर्टी होता है उसका ही ये प्रॉपर्टी होता है। जैसे एक्सप्लेनेशन में बोला है, पर्सन एम्प्लॉयड इन टेम्पररी और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन अ कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ओके, सो सेक्शन 28 बात करता है कॉन्ट्रफिट। कॉन्ट्रफिट मतलब नकली किसी चीज को ऐसे बना रहा है, रिजेंबल कर रहा है। मान लीजिए कोई करेंसी है, करेंसी को आप प्रिंट कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रफिट है। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है पर्सन इज सेड टू कॉन्ट्रफिट हु कॉजेज वन thing is to resemble another things, means one thing resemble with two another things. okay, एक चीज रिजेंबल कर रहा है किसी दूसरे चीज से। अब कोई करेंसी नोट है, कोई नोट है, तो करेंसी को आप प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए इंडियन रूपी को प्रिंट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है, मीन्स सेम थिंग रिजेंबल कर रहा है वो। तो एक तरीके से क्या होगा कि आप उस करेंसी को प्रिंट कर रहे हैं तो एक इंटेंशन के साथ प्रिंट कर रहे हैं, डिसीटफुल वे में प्रिंट कर रहे हैं, कि मतलब एक धोखा देना है। किसको धोखा दे रहे हैं आप? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धोखा दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑफेंस है। सो कॉन्ट्रफिट में एक डिसेप्शन जो होता है एक अहम भूमिका निभाता है। ये जो टर्म डिसेप्शन यहाँ पे डिसीटफुल प्रैक्टिस जो होता है, प्रैक्टिस डिसेप्शन जो किया जाता है रिजेंबलनेस का, तो आप समझ सकते हो। सेक्शन 28 कॉन्ट्रफिट की बात करता है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, इसमें पूरी डिटेल में लिखी हुई है। सेक्शन 29 बात करता है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब। वर्ड डॉक्यूमेंट से यहाँ पे बोला है कि कोई मैटर हो सकता है, एक्सप्रेस्ड हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, ओके, और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टेंस। अब एनी सबस्टेंस, अब जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट
एनी सब्सटेंस की यहाँ पे बात की। एनी सब्सटेंस डॉक्यूमेंट केवल एक रिटन फॉर्म में नहीं होगा कि एक पेज पे लिख दिया वही एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट पेपर के फॉर्म में भी होगा, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, कोई किसी को रिकॉर्ड कर सकता है, बोल कर सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसी तरीके से हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, विल के थ्रू भी हो सकता है। सो इसको इस तरीके से हमने 29 में बताया डॉक्यूमेंट के बारे में, जैसे मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और बाई मोर देन one of those means intended to be used or which may be used as a evidence of that matter। I think सेक्शन 29 क्लियर हो गया आपका। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। सेक्शन 29A बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया होगा। सो 29 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। सो द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन क्लॉज टी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 का हमेशा जिक्र किया जाता है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। सो 21 ऑफ 2000 में बात किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। तो सेक्शन 29A बात करता है आईपीसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, याद रखना। सेक्शन 30 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मान लीजिए कोई किसी चीज पे आपका लीगल राइट है, वो उसका आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है। अगर उस लीगल राइट को आप किसी पे ट्रांसफर करते हो या कोई प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ उसके साथ वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी उसके पास चला जाता है। बस इतना आप याद रखना। सेक्शन 30 बात किया है। सेक्शन 31 विल के बारे में बात किया, वसीयत अवील मीन्स टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट, याद रखना। सेक्शन 31 विल के बारे में बात किया। सेक्शन 32 बात करता है वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन, मीन्स वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इलीगल ओमिशन के बारे में बात किया। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इलीगल ओमिशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक केस था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये अटेम्प्ट टू मर्डर में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या है, हस्बैंड ने अपने वाइफ को बहुत दिनों तक भूखा रखा, स्टार्विंग रखा उसको, एंड कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिवली 4 to 5 days वो लगातार उसको क्या किया, टॉर्चर किया, और उसको खाने के बजाय उसको एक तरीके से मतलब मॉर्सेल ऑफ ब्रेड दिया, और जो ग्रास होता है ग्रास को वाटर के साथ मिक्स करके उसको रखा। एक दिन वाइफ क्या करती है, समय देखते हुए भाग जाती है, भागकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में जा गया तो डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पता चला इसमें केस में कि ये जो मर्डर जो हुआ था, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का लगा। वाइफ को ये जो कोशिश कर रहा था मारने का, ये डेलिबरेटली एंड सिस्टमेटिकली स्टार्व कर रहा था उसको एक तरीके से। यहाँ पे ये कहा कि starving her for a days together by depriving her of the food necessary for a human existence, और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए फूड बहुत जरूरी है। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूली ये ओमिशन कर रहा था, जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा था, तो इलीगल ओमिशन यहाँ पे बताया गया। सो एक्ट ओमिशन समझ गए। एक्ट ओमिशन 33 सेक्शन बात करता है, और 32 बात करता है इलीगल ओमिशन को, समझ गए। 32 बात करता है illegal omission, word referring to act including illegal omission, and 33 बात करता है act omission। So the word act denotes as well as a series of acts as a single act। The word omission denote as well as a series of omission as a single omission। Okay, 34 बात करता है act done by the several person in furtherance of common intention। several person in the furtherance of common intention के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 34। So common intention की जब भी बात आएगी तो सेक्शन 34 याद रखना। सेक्शन 34 सेक्शन 149 के साथ आप पढ़ सकते हो आईपीसी का। सो आप इसको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। अब कॉमन इंटेंशन मतलब होता है प्री ओरिएंटेड प्लान करके कोई एक्ट कर रहा है, मतलब तो इसमें सब सारे फंसते हैं। ओके, कि प्री ओरिएंटेड कोई प्लानिंग किया, उसके बाद वो मतलब पहले से ही इंटेंशन पूरा बना लिया, हर चीज बना लिया, प्री ओरिएंटेड। ओके, तो ये 34 याद रखना। 35 बात करता है व्हेन सच एक्ट इज अ क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की बात करता है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको कवर करेंगे कभी जब अलग अलग टॉपिक में। लेकिन 35 जो बात करता है क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की बात करता है। मीन्स व्हेनेवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अब यहाँ पे कह रहा है व्हेनेवर कोई भी एक्ट अगर किया जा रहा है, वो किस तरीके से किया जा रहा है, क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया जा रहा है और इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। नॉलेज मतलब आपको पता है, मतलब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, उसको आप मोटिव था
तो नॉलेज भी है, तो नॉलेज है तो आपको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगा, इंटेंशन भी है। सो इन डन बाय द सेवरल पर्सन इन ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइंस इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लाइबल। अब इस इंटेंशन के साथ ए बी सी सब इसके साथ शामिल है, ए ने किया पर बी सी सब शामिल है, तो दोनों का नॉलेज इंटेंशन तो था, तो सारे फंसेंगे इसमें, ठीक है। ये बात करता है क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के बारे में, फर्दरेंस ऑफ कोई भी हो इसके साथ ए बी सी सब फंसेंगे। 36 बात करता है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, whenever the cause of a certain effect or attempted to cause that effect by an act or by omission is an offense। मतलब कोई भी certain act attempt करते हो आप, जो कि एक्ट और ओमिशन जो कर रहे हो, वो ऑफेंस माना जाएगा। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन इज सेम ऑफेंस। अब उसको तो अटेम्प्ट मारेंगे ही। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। ओके, अब 37 बात करता है सपोज दैट कि ए एंड बी एग्री किया कि वो जेड का मर्डर करेगा, लेकिन वो जेड का उस तरीके से मर्डर करेगा, ए बी एग्री किया कि वो दोनों मिलकर कि हम जेड को मारेंगे। अब वो धीरे धीरे इसको पॉइजन दे रहा था, पॉइजन देकर धीरे धीरे मार रहा था, ये प्लानिंग ये नहीं किया था। अब ये दोनों फंसेंगे इसमें। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, इसे धीरे धीरे मार रहा, एक दिन जहर दिया, 2 दिन जहर दिया, 3 दिन जहर दिया, ऐसे करके 2 3 4 दिन 5 दिन हो गए, तो धीरे धीरे करके उसको धीरे धीरे मार रहा था। हुएवर इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ दैट, अब बी उसके साथ कोऑपरेट कर रहा था, मान लिया सी भी आ गया तो सी भी कोऑपरेट कर रहा, तो सारे इसमें फंसेंगे। आपको कोऑपरेशन के बारे में जब भी बात किया जाएगा सेक्शन 37 याद रखना। सेक्शन 38 बात करता है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज where several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act। मीन्स सेक्शन 38 सीधे तौर पे यहाँ पे बात जो कर रहा है सेक्शन 38 वो बात कर रहा है कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में भी गिल्टी ऑफ द डिफरेंट ऑफेंसेज। अब कोई भी व्यक्ति कंसर्न है किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए तो वो गिल्टी हो सकता है डिफरेंट ऑफेंसेज के लिए। वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ द डिफरेंट ऑफेंसेज बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। अब जो जितना एक्ट किया उसके लिए वो गिल्टी होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है दिया हुआ बेयर एक्ट में, मैं उसको रीड कर दे रहा हूँ, आप बेयर एक्ट के साथ हो तो आप देख लेना। सो ए अटैक्स जेड, ए ने अटैक किया किसको, ए अटैक किया जेड को। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बट बी हैविंग इल विल। अब बी यहाँ पे एक और आ गया, बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, ओके, and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing Z। अब इसने A को असिस्ट किया इल विल के साथ, अब नहीं था, अब इसने A को असिस्ट किया कि अब A को इसलिए असिस्ट किया इसने कि A killing Z को मारने के लिए। Here though A and B are both engaged in causing Z death, अब यहाँ पे दोनों engaged है मारने के लिए। So B is guilty of murder and A is guilty of only a culpable homicide। अब यहाँ पे बी गिल्टी हो जाएगा मर्डर के लिए और एक कल्पेबल होमिसाइड के लिए, क्योंकि बी ने मारने के लिए इसको वो किया। तो यहाँ पे क्या, व्हेन वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। मान लीजिए अब यहाँ पे जिसकी गलती थी, यहाँ पे तो गलती बी की थी। अब 39 सेक्शन बात करता है वॉलंटरली का। वॉलंटरली मतलब क्या होता है, विलफुली कोई चीज करता है। मान लीजिए कोई इंसान कोई एक्ट कर रहा है, वो इंटेंडेड टू कॉज है, मतलब वो इंटेंडेड टू कॉज है। मान लीजिए आप कोई एक्ट कर रहे हो, गलत एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट है जो कि मान लिया आईपीसी में वो ऑफेंस है। अब वो एक्ट करते हो आप विलफुली खुद से कर रहे हो, आप इंटेंडेड है कि उसका करने से क्या होगा, आप जानते हैं रीजन क्या है, आगे क्या होने वाला है, तो ये विलफुली कर रहे हैं, वो किसी से पूछ कर नहीं कर रहे, वो विलफुली आप अंदर से कर रहे हैं, आपकी अपने मतलब आप खुद से कर रहे हो ये चीज। सेक्शन 40 बात करता है ऑफेंस का। एक्सेप्ट इन चैप्टर 2 एंड सेक्शन मेंशन्ड इन क्लॉज 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स, वर्ड ऑफेंस जो डिनोट करता है मे बी पनिशेबल बाय दिस कोड है। सेक्शन 41 बात करता है, सेक्शन 41 बात करता है स्पेशल लॉ के बारे में, याद रखिएगा। सेक्शन 41 स्पेशल लॉज के बारे में बात करता है। तो स्पेशल लॉ इज लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कुछ पार्टिकुलर मैटर पे स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होता है, जैसे मार्शल लॉ वगैरह है, और कहीं कुछ इंटरनेशनल लॉ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं। तो वो हर चीज़ आईपीसी के अंदर सारे प्रोविजन नहीं है, तो कुछ स्पेशल लॉज भी हैं, तो उसके लिए स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, तो स्पेशल लॉज और स्पेशल ऑफेंसेस के लिए स्पेशल लॉज बने हुए, इतना याद रखना। सेक्शन 42 बात करता है लोकल लॉ। अ लोकल लॉ इज लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ 7 सो
लोकल लॉ इज क्लियर. सेक्शन 43 इज इलीगल, legally bound to do. The word illegal is applicable to every which is an offense or which is prohibited by law. Okay, सेक्शन 43 illegal के बारे में बात करता है. सेक्शन 44 इंजरी के बारे में बात करता है. ये भी आपको याद रखना है इंजरी के बारे में. सो वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन. इन देखिए इंजरी के बारे में एक चीज़ याद रखना कि जो इंजरी होता है ना, किसी व्यक्ति को, किसी के बॉडी को, किसी के माइंड को, किसी के रेपुटेशन को, किसी का रेपुटेशन आप खराब कर रहे हैं सोसाइटी में, तो ये डिफेमेशन जो होता है उसके अंदर इंजरी, ये भी तो आप इंजरी कर रहे हैं. किसी के व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी इलीगली तौर पे इंजरी है. किसी का बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी इंजरी है. माइंड को आप किसी का दिमाग खराब कर रहे हो तो वो भी इंजरी के अंदर भी आता है. तो इसको आपको याद रखना है. ओके, सेक्शन 45 लाइफ के बारे में बात करता है. द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट. तो सेक्शन 45 लाइफ के बारे में बात करता है. सेक्शन 46 डेथ के बारे में बात करता है. वर्ड डेथ डिनोट डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट. सेक्शन 45 लाइफ के बारे में बात करता है. सेक्शन 46 डेथ के बारे में बात करता है. सेक्शन 44 इंजरी के बारे में बात करता है, याद रखना. सेक्शन 41 स्पेशल लॉ के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट है ये सारे. सेक्शन 47 एनिमल के बारे में बात करता है. द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग. ओके, याद हो गया. सेक्शन 48 वेसल के बारे में बात करता है. द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टी. किसी चीज़ को ले जाने के लिए कुछ चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और क्या प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए, तो ये वेसल की कैटेगरी में आएगा सारे. 49 बात करता है ईयर मंथ. अब ईयर मंथ जो हमारे ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार जो ईयर मंथ है, उस ईयर मंथ को हम इंक्लूड करते हैं, आईपीसी ये कहता है. सेक्शन 50 बात करता है सेक्शन की. द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ अ चैप्टर ऑफ दिस कोड विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स न्यूमेरिकल फिगर. ओके, जो न्यूमेरिकल फिगर में प्रीफिक्स वे में होगा तो उसको सेक्शन मानेंगे. अब आते हैं 51 बात करता है. 51 बात करता है ओथ का. द वर्ड ओथ इंक्लूड सोलमन एफर्मेशन. अब ये जो सोलमन एफर्मेशन होता है, ये क्या होता है? सोलमन एफर्मेशन मतलब किसी चीज़ की पुष्टि करते हैं, ठीक है, एक तरीके से उसको सोलमन मतलब एफर्मेशन बोलते हैं. ओके, तो ओथ को याद रखिएगा यार, 51 में ओथ को बताया. 52 में बात करता है गुड फेथ. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछ लेता है पेपर वगैरह जुडिशरी का प्रीलिम्स वगैरह में. सो गुड फेथ 52 में, ये सारे सेक्शन जुडिशरी के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 52 में बात करता है गुड फेथ का. नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन. ओके, गुड केयर एंड अटेंशन की बात यहाँ पे किया है. ड्यू टू केयर एंड अटेंशन मीन्स बिलीव विथ ड्यू टू केयर एंड अटेंशन होना बहुत जरूरी है. अगर कोई भी चीज़ ड्यू टू केयर एंड अटेंशन में नहीं होगा तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि वो गुड फेथ में हुआ है. 52A बात करता है हार्बर का. फिर वही बात आ गई. सेक्शन 157 और सेक्शन 130 में हार्बर की जो मीनिंग दी गई है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे हार्बर मतलब होता है कोई भी किसी चीज़ को सप्लाई करना, लाइक शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशन, मीन्स ऑफ कनाइवेंस, असिस्टिंग, मतलब जो ज़रूरत है जिसको उस तरीके से उस चीज़ को मतलब उसको वहाँ तक पहुँचाना. वॉर चल रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा वॉर है तो वहाँ पे वॉर के टाइम में अगर उसको एक तरीके से आर्म्स पहुँचाना, वेपन्स पहुँचाना, तो ये सारे हार्बर के कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक्सेप्ट जो सेक्शन 157 और 130 में जो प्रोवाइडेड है, आप देख लेना. So, thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.